हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं डियर स्टूडेंट। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे उसका नाम है शून्य कोटि की अपक्रिया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि बोर्ड के पेपर में अभिक्रिया की कोटि पेपर में आती है, तो अपक्रिया की कोटि क्या है इसके पहले हमने आपको बता दिया। अपक्रिया की कोटि कितने टाइप की होती है ये भी हमने बता दिया। शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया और तृतीय कोटि की अपक्रिया। जो कि इंटरमीडिएट में हमको जो पढ़ना है वो शून्य कोटि की अपक्रिया पढ़ना है और प्रथम कोटि की अपक्रिया पढ़ना है। तो इसके पहले शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है हमने आपको बता दिया था। शून्य कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या है ये भी हमने आपको बता दिया था। अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया होती क्या है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के बारे में अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफिनीशन में हमने बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, फिर से एक बार देखते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। मतलब कि इसके पहले जो हमने शून्य कोटि की अपक्रिया लिखा था, यहाँ पर हमने प्रथम की जगह में शून्य लिख दिया था। अगर शून्य कोटि की अपक्रिया आए तो यहाँ पर शून्य, एक डिफिनेशन याद कर लीजिए, अपक्रिया की कोटि की एक डिफिनेशन याद कर लीजिए। अगर शून्य कोटि की अपक्रिया है तो सिर्फ इस शब्द पर परिवर्तन कर देना, यहाँ लिख देना शून्य, बाकी पूरी परिभाषा शून्य कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। अगर प्रथम कोटि की है तो यहाँ पर प्रथम लिख देना, द्वितीय कोटि की है यहाँ द्वितीय लिख देना, तृतीय कोटि की अपक्रिया है तो यहाँ पर तृतीय लिख देना। तो अगर फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करते हैं तो ये है अमोनियम नाइट्राइड। अब ये जो अमोनियम नाइट्राइड है ये जो अपघटित होता है, ये अपघटित होता है नाइट्रोजन में और जल में, नाइट्रोजन और जल में। अब अगर बात करते हैं कि ये प्रथम कोटि की अपक्रिया कैसे है, इसको पहचानेंगे कैसे, तो डियर स्टूडेंट ये जो अपक्रिया की कोटि है ये एक्सपेरिमेंटल होती है। इसको हम देख करके ऐसे अंदाज में नहीं बता सकते, ये इसको एक्सपेरिमेंटल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। जब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये प्रथम कोटि की है कि शून्य कोटि की है कि द्वितीय कोटि की है। तो फिलहाल आपको ये याद कर लेना है प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया ये बता दिए और एग्जाम्पल यहाँ तक लिख देना। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। ये बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का पेपर में आता है। अगर पूरा लॉन्ग में आएगा तो वेग इसके साथ आएगा, तो ये पूरा आएगा 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। हाय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का गतिज समीकरण या समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं, इसका व्यंजक क्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। और अगर डियर स्टूडेंट इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, अगर शून्य कोटि की अपक्रिया का गतिज समीकरण या समाकलित समीकरण आप लोग ना देखे हों तो इसके पहले वाली जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में फिर एक बार बताने जा रहे हैं। बोर्ड के पेपर में शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया जरूर पेपर में आती है, और स्पेशली आती क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो चलिए प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है इसके पहले हमने आपको बता दिया था। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्वेशन। प्रथम कोटि की अपक्रिया का गति का समीकरण कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना प्रथम कोटि की अपक्रिया का, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है, समीकरण निम्नलिखित है।
निम्नलिखित है। डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखते रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माना प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है। कैसे? कोई हम यहाँ पर कोई हम अभिकारक ले लेते हैं। अभिकारक ये कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। कोई ये प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है। अब सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन में देखते हैं, प्रारंभ में देख लेते हैं। तो अगर प्रारंभ में ले लेते हैं तो यहाँ से लिखेंगे प्रारंभ में। तो प्रारंभ में जब होगा तो t इक्वल टू 0 होगा। t इक्वल टू 0 पर समय 0 होगा। तो मान लेते हैं अभिकारक के x मोल लिए गए। कितने मोल लिए गए? x नहीं बल्कि हम यहाँ a लिखते हैं, a मोल लिए गए। अभिकारक के a मोल रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब टाइम 0 होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट में हो जाएगा 0 मोल। कैसे होगा? जैसे सपोज करते हैं कि अगर हम शरबत बनाने जा रहे हैं। शरबत बनाने में चीनी और पानी मिलेगा। जब चीनी और पानी लेकर के शरबत बनाएंगे, अब टाइम 0 होगा। टाइम 0 का मतलब चीनी और पानी को मिक्स नहीं करेंगे। चीनी बोरे में रखी है मान लेते हैं, या किसी डिब्बे में रखी है, पानी बाल्टी में रखा है। तो जब चीनी और पानी मिक्स नहीं होंगे तब तक कोई प्रोडक्ट यानी शरबत बनेगा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब समय 0 होगा तो अभिक्रिया अपने इनिशियल फॉर्म में होगी, वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगी। तो प्रोडक्ट की मात्रा यहाँ पर क्या हुई? 0 हुई। अब अभिक्रिया जो होगी वो t समय पर होगी। कितने समय पर होगी? t समय पर। जब t समय पर होगी, अब यहाँ से मान लेते हैं x में a वाले जो अभिकारक हैं उससे x मोल यहाँ से क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। जब यहाँ से x मोल निकल रहे हैं, अभिकारक के x मोल यहाँ से अलग हो रहा है और यही x मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? x मोल बनता है। अगर यहाँ पर 2x मोल निकलता तो यहाँ 2x बनता, यानी अभिकारक के अणुओं में जितना अलग होगा, अलगाव होगा, वही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम के अनुसार। वेग नियम क्या बोलता है? वेग नियम कहता है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? यहाँ से रिएक्टेंट लिख लेते हैं, रिएक्टेंट की सांद्रता की, और ऊपर यहाँ पर हमको लिखना रहता है, आर्डर लिखना रहता है, कोटि। तो रेट लॉ ये डिफाइन करता है या ये बताता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के। ये हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन को dx/dt लिखते हैं। कितना लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को dx/dt लिखते हैं। ये समानुपाती होगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें रिएक्टेंट की सांद्रता, यहाँ पर रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी है? A-x है। यहाँ पर ऑर्डर, जो कि हम प्रथम कोट की अपक्रिया पढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर प्रथम कोट की अपक्रिया है तो प्रथम का मतलब 1, यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। अगर यहाँ शून्य कोट की अपक्रिया होती तो यहाँ 0 भर देते, द्वितीय कोट की अपक्रिया होती तो यहाँ 2 भर देते, तो प्रथम कोट की अपक्रिया तो यहाँ 1 भर दिए। अब यहाँ से देखते हैं dx/dt, इस चिन्ह को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर एक नीतांक का इस्तेमाल किया गया कि इसको हम लोग वेग नीतांक बोलते हैं, दर नीतांक बोलते हैं, क्षय नीतांक बोलते हैं। और A-x यहाँ से हम लिख देंगे, जहाँ R एक समानुपाती नीतांक है, समानुपाती नीतांक है, R एक समानुपाती नीतांक है जिसे वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या दर नीतांक कहते हैं। वेग स्थिरांक या दर नीतांक कहते हैं, और इसी की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए dt, देखिए यहाँ पर dt डिवाइड में है यानी अपॉन में, उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। तो
तो यहाँ से हम भेजेंगे, क्या हो जाएगा dx इक्वल टू के के बाद यहाँ से कितना था a माइनस एक्स था, और यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट dt यहाँ पर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dt। अब यहाँ से देखिए dx x ये a माइनस एक्स क्या है d मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे dx अपॉन कितना a माइनस एक्स, और इधर कितना बचा k बचा, और यहाँ से कितना बचा d। इसको इक्वेशन नंबर हम लेट कर लेंगे 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। कैसे करेंगे, तो यहां से करेंगे dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू, इधर से भी कर देंगे k इंटू dt। देखिए यहाँ पर जो ये चीज है dx अपॉन a माइनस एक्स, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू dx, इसका समाकलन होता है log x होता है, बेस में e होता है। अब अगर यहाँ से देखें, अगर x यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो x प्लस में लग जाता। तो कैसे करेंगे इसका, ये देखिए इसमें यहाँ देखिए 1 अपॉन एक्स, यानी यहाँ 1 है, यहाँ a माइनस एक्स है, तो जब x की जगह में यहाँ x होगा तो अगर a माइनस एक्स भरेंगे तो यहाँ पर लॉग के साथ क्या होगा, लॉग के साथ हो जाएगा a माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर x माइनस, पहले माइनस लगा दीजिए, अब फिर यहाँ से फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए लॉग x की जगह में कितना आएगा a माइनस एक्स, बेस में क्या आ जाएगा e आ जाएगा। यहाँ से देखें k कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो कितना बचेगा, k कांस्टेंट चला जाएगा, dt बचा, dt का मतलब d से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा t। और जब पूरा समाकलन हो जाता है तो हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c को बोलते हैं समाकलन नियतांक। यहाँ से लिखेंगे जहां c समाकलन नियतांक है, जहां c को हम लोग बोलते हैं समाकलन नियतांक। अब इस c की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इस c की वैल्यू निकालते समय हम पहले चलते हैं। पहले का मतलब इनिशियल कंडीशन में देखते हैं जब t की वैल्यू 0 होती है तो उस समय प्रोडक्ट x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी कहने का मतलब कि अगर t का मान 0 होगा तो x का मान भी कितना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एट इनिशियल कंडीशन, यानी प्रारंभ में। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रारंभ में जब हम t का मान 0 लेते हैं तो x की वैल्यू भी हमको क्या मिलती है, 0 मिलती है। जब 0 मिलती है तो क्या होगा, यहाँ पर भरेंगे तो माइनस लॉग आ जाएगा a माइनस एक्स की वैल्यू कितना भरेंगे, 0 भर देंगे, बेस में कितना होगा e होगा, इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू कितनी भरेंगे, 0 प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ से देखें a में से 0 घटाओगे a आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लॉग a आएगा, बेस में e आएगा, इक्वल टू k का 0 में गुणा टोटल 0, इक्वल में कितना आएगा c। अब c की वैल्यू आ गई माइनस लॉग a बेस e। अब इस c की वैल्यू उठा करके कहाँ भरेंगे, 2 में लिखेंगे c का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब 2 में कैसे भरेंगे देख लीजिए, यहाँ से क्या होगा माइनस लॉग आएगा, फिर क्या होगा लॉग के साथ क्या आएगा a माइनस एक्स बेस e, इक्वल में क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा kt, और यहाँ से c की वैल्यू क्या भरेंगे, c की वैल्यू भरेंगे माइनस लॉग a बेस e। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये log a बेस e माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा kt बचेगा, और इधर लाएंगे तो कितना आएगा log a बेस e। ये इधर माइनस में, ये माइनस है तो प्लस है, तो ये तो माइनस तो रहेगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस log a माइनस एक्स बेस में e। अब log का एक नियम होता है डियर स्टूडेंट, log में अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो वो संख्या अपॉन में चली जाती है। कैसे, ये हो जाएगा log a
अपॉन ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स बेस में क्या हो जाएगा e। ये फार्मूला है, ये जो फार्मूला हम लोग सीखने जा रहे हैं ये फार्मूला है log m माइनस log n का। तो अगर log में अब माइनस है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है log m अपॉन n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये हुआ m ये हुआ n, तो जब इसको माइनस को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे a अपॉन ये m और ये हुआ n। अब डियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर log में क्या है e है। log की जब भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसका log में बेस 10 पर वैल्यू निकाल दें। जैसे log बेस 10 की वैल्यू 1, log 0 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0। तो जब भी हम निकालते हैं तो log में बेस 10 होता है, यानी e की जगह में 10 होता है। तो जब e की जगह में 10 हमको निकालना है तो इसके लिए एक तरीका होता है, जब भी log को हम कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में तो सबसे पहले बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले 2.303 से गुणा करते हैं। जैसे 2.303 से गुणा करते हैं वहां पर log a अपॉन a माइनस एक्स बेस जहां e है वहां पर क्या हो जाएगा 10 हो जाता है। e को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुणा किया जाता है। अब यहाँ से अगर हम इस k की वैल्यू निकालें तो क्या होगा 2.303 अपॉन में t चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। डियर स्टूडेंट इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। फिर से एक बार देख लेंगे, अगर पेपर में आ जाएगा कि समाकलित वेग समीकरण निकालिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, तो ये होगा, ये वेग स्थिरांक है k इक्वल टू कितना आएगा 2.303 अपॉन में t log a अपॉन a माइनस एक्स बेस में क्या आ जाएगा t। ये पूरा डेरिवेशन डियर स्टूडेंट 5 नंबर में आता है। और उसके बाद यहाँ पर k का मात्रक पूछ लेता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए k का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो k का जो मात्रक होता है वो होता है समय इनवर्स होता है। समय इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया में जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया तो मिनट इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा, सेकंड में दिया तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ समय इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है समय इनवर्स, मतलब कि मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स या घंटा इनवर्स। जैसे अपक्रिया में टाइम देगा सेकंड में देगा तो सेकंड इनवर्स, मिनट में देगा तो मिनट इनवर्स और घंटे में देगा तो घंटे इनवर्स। तो अब इसको अगर ये वाला जो पूरा डेरिवेशन है अगर बोर्ड के पेपर में आ जाएगा तो डियर स्टूडेंट आप स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने आपको बताया ये कर लीजिएगा। ये लॉन्ग में 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 11 तारीख में जो आने वाला जो पेपर है आपका केमिस्ट्री में वो उसमें ये टॉपिक आपका फंस जाए। तो अगर फंस जाएगा तो ये लिख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1-2 दिन पेपर का बाकी है, आप बढ़िया से मेहनत करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।